नमस्कार शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आपने अपने आसपास या स्वयं को गपशप या बातचीत करते जरूर सुना होगा। घर पर बड़ों को, छोटों को, बुजुर्गों को, आसपास अपने मित्रों के साथ आप खूब गपशप करते होंगे। पर क्या कभी आपने किसी निर्जीव चीज के साथ बातचीत की है? नहीं? आइए देखते हैं कि इस पाठ में लेखक किसके साथ बातचीत कर रहा है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। चांद से थोड़ी सी गप्पें। एक 10-11 साल की लड़की। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अर्थात इस पद्यांश में 10 या 11 साल की एक लड़की चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को चांद का वस्त्र बताती है जो तारों से जड़ा हुआ है, अर्थात उस आकाश रूपी पोशाक पर तारे चमक रहे हैं। चांद का सारा शरीर आकाश रूपी कपड़े से ढका हुआ है। केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बे ल कु ल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। वह कहती है कि चांद उसे बिल्कुल बुद्धू न समझे। उसे पता है चांद को बीमारी है। जब भी घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सिमत अर्थात दिशाएं, गोकी अर्थात यानी, निरा पूरा, दम सांस लेना, मरज बीमारी। अब हम कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद तारों से जड़ी आकाश रूपी वेशभूषा पहनकर बैठा है। दूसरा प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। उत्तर, कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है।
उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय शेष है। अब हम कुछ अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह संभवतः निम्नलिखित बातों से चिढ़ जाए। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आपको बीमारी है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोल मटोल। चांद द्वारा दिए गए जवाब संभवतः ये हो सकते हैं। मैं तिरछा नहीं हूं, तिरछी तो तुम्हारी नजर है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई बीमारी है। मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नजर खराब है। अगला प्रश्न, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या 2 से करके लिखो, जैसे पेड़ से, बिजली के खंभे से, सड़क, पेट्रोल पंप आदि। उदाहरण के लिए पेड़ से गप्पे पद्य रचना के रूप में इस प्रकार लिखी जा सकती है। ऐ पेड़, तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार, खुद धूप में खड़े होकर सबका करते हो उपकार। इसी प्रकार यदि आप सूरज से गप्पे लड़ाएं तो किस प्रकार लिखेंगे? यह भी एक पद्य रचना के रूप में प्रस्तुत है। लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीर कर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, इतना क्रोध क्यों करते हो? इस क्रोध से पूरी धरती जलती है आदि। अगला प्रश्न, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का आशय है कि हम बुद्धू नहीं हैं, कि हम न समझ सकें कि आप बीमार हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम भी चतुर हैं। अब हम भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। बच्चों, आप सब जानते होंगे कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। इन उत्तरों में लाल रंग से लिखे सभी शब्द विशेषण हैं, क्योंकि वे सभी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे गुलाबी शब्द पगड़ी की विशेषता बता रहा है, वह पगड़ी का रंग बता रहा है। मखमली घास की विशेषता बता रहा है, कीमती गहनों की विशेषता बता रहा है, ठंडी रात की विशेषता है, जंगली फूलों की और कश्मीरी भाषा की विशेषता है। साथ ही ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं।
इन विशेषणों के लिए उपयुक्त संज्ञा इस प्रकार है। विशेषण संज्ञा। गुलाबी विशेषण है, साड़ी संज्ञा है। मखमली विशेषण, कपड़ा संज्ञा। कीमती विशेषण, हीरे संज्ञा। ठंडी विशेषण है, खीर संज्ञा। जंगली विशेषण है, जानवर संज्ञा है। इसी प्रकार आप विभिन्न विशेषणों और विभिन्न संज्ञाओं की कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा शब्द से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल आदि। इनसे किस प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं? उदाहरण के लिए, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय से, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल से, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। अगला प्रश्न, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। गोल आकार का, गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2 अर्थ निकलते हों। जैसे पत्र, अंबर, कनक। बच्चों, आप जानते हैं पत्र, अंबर और कनक तीनों अनेकार्थी शब्द हैं। इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। आइए देखते हैं इनके क्या क्या अलग अर्थ हैं और उनसे वाक्य निर्माण करते हैं। पत्र अर्थात पत्ता। वसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं। चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। इस प्रकार अंबर शब्द भी देख लेते हैं। अंबर का पहला अर्थ है वस्त्र। विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर में पीत और अंबर शब्द का मेल है। यहाँ अंबर का अर्थ है वस्त्र। अंबर का दूसरा अर्थ है आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। तीसरा शब्द हमने लिया है कनक। कनक का पहला अर्थ है सोना। यह हार कनक से बना है। यहाँ सोना धातु के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कनक शब्द का दूसरा अर्थ है धतूरा। इससे कैसे वाक्य बनाएंगे? कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। ताकि से बनने वाले वाक्य, अर्णव मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। आपने देखा इन वाक्यों में ताकि वाक्य के परिणाम से पूर्व लग रहा है, अर्थात वाक्य में कारण और परिणाम के मध्य जोड़ने का काम कर रहा है। अगला वाक्य,
जबकि मदन ने राजेंद्र की मदद की, जबकि दोनों में शत्रुता थी। अगला वाक्य, राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। अगले वाक्य चूंकि शब्द से बने हुए हैं, जैसे चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए काम पर नहीं आ सकता। अगला, चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। आप देख सकते हैं कि चूंकि शब्द क्योंकि शब्द के निकट का अर्थ देता है। अगला शब्द है हालांकि। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। इस प्रकार आप अपने स्वनिर्मित वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न, गप, गपशप, गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। बच्चों, आपने इन शब्दों को अवश्य ही सुना होगा। इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। गप अर्थात बिना काम की बात करना, गपशप अर्थात इधर उधर की बातचीत, और गप्पबाजी यानी झूठी बात, कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ गतिविधि मूलक प्रश्न कर लेते हैं। आइए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 माहों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीने की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं होती। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, वहीं फरवरी है 28 दिन की और बाकी सब 31। अब आप ध्यान से नीचे दिए गए कैलेंडरों को देखें। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? अगर आप देखेंगे तो पहला कैलेंडर इनमें से संवत 2063 वाला कैलेंडर
चंद्रमा के अनुसार है। अगला प्रश्न, दिए गए कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, पहला कैलेंडर भारतीय है, जिसका प्रयोग तिथियों के देखने के लिए किया जाता है, और दूसरा कैलेंडर विदेशी है, जिसका प्रयोग दिनांक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कृष्ण पक्ष चांद के लगातार घटने के 15 दिनों को कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में चांद धीरे धीरे घटता है, जिससे अंत में अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन आकाश में रात के समय चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, घोर अंधेरी रात होती है। इसे चित्र में भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? चांद के लगातार बढ़ने के 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। शुक्ल पक्ष में चांद धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे अंत में पूर्णिमा होती है। इस दिन पूरा चांद चमकता है, गोल आकार में बड़ा थाल सा दिखाई देता है। अंत में पूरी चांदनी बिखेरता है रात के समय। इसे नीचे दिए चित्र में भी देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? अवश्य ही आपने चंद्रमा के साथ गपशप का आनंद उठाया होगा। न केवल आनंद, अपितु आपने चंद्रमा के घटने, बढ़ने, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष तथा भाषागत बहुत सारा ज्ञान ग्रहण किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।